बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, भारत मुसलसल अपनी मज़मूम साजिशों से और अपनी रविश पर कायम हमें नज़र आ रहा है। हर दूसरे दिन फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के गुब्बारे में हवा भरता है, लेकिन फिर उसकी तवक्को के बरखिलाफ़ वो गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। लेकिन ढिठाई इस कदर कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पूरी दुनिया अब भारत के असल चेहरे को पहचान चुकी है और पूरी दुनिया ये जान चुकी है, ये मान चुकी है कि भारत झूठा है। ख़ास तौर पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और के बाद से अपनी हजीमत, अपनी सुबकी, अपनी शर्मिंदगी और अपनी इंटरनल ऑडियंस को खुश करने के लिए या किसी तरह से मुतमईन करने के लिए या अपने मुर्दा बयानिए में जान डालने के लिए हर रोज़ एक ऐसी कहानी घड़ने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो, लेकिन यकीनी तौर पर उसको हर बार मुँह की खानी पड़ती है। अब की बार भारत पाकिस्तान के IT सेक्टर की तरक्की से और उसकी बढ़ोतरी से काफ़ी खाइफ नज़र आ रहा है। भारत की ये कोशिश है कि एक झूठा प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ के ज़रिए उसको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन अब की बार भी उसको इसमें हजीमत ही मिलेगी, सुबकी ही मिलेगी और शर्मिंदगी ही मिलेगी। जो प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से किया जा रहा है वो ये है कि सॉफ्टवेयर जो दफ्तर है पाकिस्तान में, राब्ता दफ्तर, वो बंद किया जा रहा है और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल रहा है, पाकिस्तान को इससे नुकसान होने जा रहा है। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। अब हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट गुज़श्ता 25 साल से पाकिस्तान में अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अब जो उनका ऑपरेटिंग मॉडल है उसमें वो कुछ तब्दीलियां लाने जा रहे हैं, उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। यकीनी तौर पे उनकी ये सवाबदीद है। माइक्रोसॉफ्ट के तर्जुमान की जानिब से अगर हम बात करें तो जो वजाहत दी गई है वो भी यही है कि पाकिस्तान में जो उनका ऑपरेटिंग मॉडल है उसको वो तब्दील कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस तब्दीली से सारिफिन के साथ साथ जो मुआहदे हैं उनमें और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है नाजरीन, इसमें अगर आप गौर करें तो एक चीज़ हमें यकसा नज़र आती है। हम बात करते हैं यहूदो हनूद के गठजोड़ की, रॉ और मुसाद के ज़ेर असर जो अकाउंट्स काम कर रहे हैं, जो उसका बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं, ये वही लोग हैं। जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तो एक बयानिया उन्होंने बनाया, पहलगाम वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद आपको याद होगा प्रोग्राम में अक्सर हम इस हवाले से बात करते रहे हैं कि 500,000 के करीब कुछ अकाउंट्स फौरी तौर पर फंक्शनल हुए और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, ये वही अकाउंट्स हैं। और अब की बार ये जो बात जिस पर हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से, तो इसमें भी यही अकाउंट्स कार फरमा है। मैं इनको देख रही थी, ज़ाहिर दुश्मन पर भी नज़र रखनी होती है, तो ये बिल्कुल वही तसलसल है, ये वही मखसूस अकाउंट्स हैं जो इस प्रोपेगेंडे को आगे हवा दे रहे हैं। अगर ज़्यादा मैं इस पर नहीं जाऊँगी, लेकिन एक आध अकाउंट जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ, बनारस बाबा के नाम से कोई है, उसको आप देखिएगा, वो इसी तरह के बयानिए को हवा देता है और उससे मुंसलिक और बेशुमार अकाउंट्स हैं जो कि इनके ज़ेर असर काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने दुश्मन को पहचानते भी हैं और हमें पता भी है कि वो कोई भी कोशिश अपने हाथ से जाने नहीं देगा। झूठा प्रोपेगेंडा हो उसको जरूर आगे बढ़ाएगा। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब रॉ के ज़ेर असर चलने वाले इन अकाउंट्स को जो फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा है उसमें हमारे अपने अंदर मुल्क दुश्मन अनासिर उनका आलाकार बन जाते हैं और फिर इस प्रोपेगेंडे को मज़ीद आगे फैलाते हैं। प्रोग्राम में आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, हमें हर तरफ से खुशखबरियाँ मिल रही हैं, सिफारती सतह पर हो, मौशी मैदान में हो, हम तरक्की कर रहे हैं, दुश्मन हमसे खाइफ नज़र आ रहा है, जो इस बात का सबूत है कि हमारी जो समत है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऐसे में तो एक कंसेंसस हमें नजर आना चाहिए और जो कंसेंसस नजर आ रहा है उसी को मजीद परवान चढ़ाना चाहिए ताकि दुनिया में जो हमारा बोलबाला है इसको कंसिस्टेंटली हम आगे लेके जा सकें। इस पर हम बात करेंगे। मुझे मेरा पैनल ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं इस हवाले से। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर बाकिर मलिक साहब, आप IT एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नादिर गबोल साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। और इसके अलावा नईम करीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। जब ये बात की जा रही है कि भारत की जानिब से एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना दफ्तर बंद कर दिया है, तो सबसे पहले जो स्टेटेड पोजीशन है, जो एक्चुअल पोजीशन है, वो क्या है, उससे हमें आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम मौजू के ऊपर और टाइमली इसको डिस्कस किया है। जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू के अंदर ही बता दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी इसकी जो है ना तब्दील आ गई है और उसके अंदर जो अपना जो पॉलिसी हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं।
देखें ये पूरी दुनिया के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ पिछले 1-2 साल से अपना जो स्ट्रक्चर है उसको रिस्ट्रक्चरिंग एक्चुअली कर रहे हैं अपने पूरे सिस्टम को। वो क्या कर रहे हैं, क्लाउड बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं और इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप बेस्ड बना रहे हैं उसके अंदर। तो ये जो क्लाउड बेस्ड या पार्टनरशिप होती है वो ये होती है, अमूमन ये क्या करते हैं कि रिमोटली या कहीं पर जो सिस्टम होता है वो काम तो कर रहा होता है, बस उसमें ये होता है कि जो फिजिकल जो आपकी एक्टिविटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और यही चीज़ उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये की है। अब अगर इसका रेवेन्यू देखें माइक्रोसॉफ्ट का 2023 का, तो वो तकरीबन $245 बिलियन है, जिसमें से 42% उन्होंने रिमोटली वो किया है। अब पाकिस्तान के अंदर जो उनको सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट का वॉल्यूम है या जो बाकी चीज़ें हैं उसको हम रिमोटली आराम से मैनेज भी कर सकते हैं। अगर हम अपने क्योंकि रिसर्चिंग कर रहे हैं तो ये पहले उन्होंने इस तरह के पाकिस्तान या बाकी कंट्री से इन्होंने स्टार्ट लिया हुआ है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अगर आप देखें ये पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इस तरह कर लिया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने क्योंकि जो जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है ये सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए प्रॉब्लम बन गई, बल्कि जो स्किल्ड पर्सन है उनके लिए भी एक चैलेंज बन गई है। और वही चीज़ असल में ये माइक्रोसॉफ्ट अपने पूरे सिस्टम के अंदर लेके आ रहा है। इसके अंदर देखिए टेक्निकली अगर बात करें किसी भी सिस्टम के अंदर ना 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, दूसरा ये कि आपके एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर देखें अगर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको क्या है कि उसमें एक डाटा सेंटर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई वो क्योंकि हमने अपने सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ अर्सा पहले हमने फायरवॉल का एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो असल में यहाँ पर जो नेटवर्क की थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो जो फंक्शनल थे वहाँ जो ऑपरेशनल एक्टिविटी थी थोड़ी मुतासिर हो रही थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें जब सेट हो जाएंगी तो देखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट इसी तरह अपने सारे फंक्शन या अपने ऑपरेशनल एक्टिविटी होगा उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। आप सिर्फ ये करंटली ये जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ इस वजह से हो रही हैं ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं वो उसी तरह करके हम उसको करते जाए। देखें कोई सिस्टम जब भी शट डाउन होता है या कोई उसका कंप्लीटली वहाँ सिस्टम से आपके कंट्री से निकल जाता है तो उसकी सिर्फ सबसे जो बड़ी रीज़न होती है वो होती है अगर कंट्री के ऊपर कोई इकोनॉमिक या ट्रेड सैंक्शन लगी हुई है। क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रेड सैंक्शन कोई इस तरह की चीज़ें हैं? सेकंड सबसे बड़ी रीज़न होती है कि गवर्नमेंट फ्रेंडली ना हो या आईटी सेक्टर या किसी भी ट्रेड के लिए जो गवर्नमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट ना बनाए। पिछले कुछ अरसे से देखते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बल्कि काफ़ी अरसे से हम देखते हैं आईटी को पाकिस्तान हमेशा से सीरियस लेकर है, चाहे वो फ्रीलांसिंग की शक्ल में हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट सेंटर खोलने की शक्ल में हो, चाहे वो आप आईटी रिलेटेड लोग उनको वेलकम करें या जिस तरह करें। तो पाकिस्तान को आईटी के सेक्टर से, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि आईटी इस टाइम जो है ना एक बैकबोन है, इसलिए पाकिस्तान हर किस्म की सपोर्ट देता है कंप्यूटर। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हम भारत की तरफ से या इस तरह, असल में मेरे ख्याल में उसकी एक बड़ी सबसे बड़ी रीज़न भी है कि हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है उन्होंने अपना एक रिस्पॉन्सिबल रोल नहीं प्ले किया। क्योंकि मैं जब उसकी हेडलाइन देख लिया था, उन्होंने जो पहली हेडलाइन की शट डाउन माइक्रोसॉफ्ट, और उसके बाद तरदीद किसकी तरफ से आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। वो कहते हैं ये शट डाउन होता तो कस्टमर सर्विस हम कोई प्रोवाइड ना करते, यहाँ पर किसी किस्म का कोई चैलेंज। डॉक्टर साहब आपकी बात से जो मुझे समझ में आई है कि हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम की क़यादत में उनकी विजन की रोशनी में जो पाकिस्तान है आलमी आईटी सरमायाकारी का नया मरकज बन चुका है। पाकिस्तान ने $700 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी के मुआहदे भी जो है वो हासिल किए हैं। तो ये सारी जो हमारी कामयाबी है, जो हमारी बढ़ोतरी है आईटी में, हमारी बरामदात में इजाफा हो रहा है रिकॉर्ड, तो इससे भारत खौफ है जिसकी वजह से वो इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है। बिल्कुल, ये भारत तो शुरू से हमेशा यही था। यहाँ पर छोटी सी जो छोटी चीज़ होती है उसको इस तरह हवा देता है कि जैसे ये बहुत कुछ बड़ा हो गया या पाकिस्तान अब एक क्राइसिस में चला गया है। लेकिन आप देखते हैं कि कितनी बहुत है। आजकल एक डिजिटलाइजेशन का दौर है। आप न्यूज़ अगर पब्लिश भी कर देते हैं चाहे सोशल मीडिया के ऊपर, आपको विद इन 1 मिनट आप उसका काउंटर मिल जाता है। तो ये देखें जो जब ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई उसके फौरन बाद माइक्रोसॉफ्ट की बीबीसी की तरफ से बीबीसी में वो ये चीज़ आई कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा ये हमने शट डाउन नहीं किया, कस्टमर सर्विस हमारी एक्टिव है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, हम क्लाउड बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं। तो फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम जब सिस्टम को एक रिमोटली कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ये असल में उसका एक तसलसल है जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान के अंदर आर्जी तौर पे कुछ एक्टिविटी ऑपरेशनली उसको हमें सस्पेंड करना पड़ जाए या रोकना पड़ जाए। लेकिन ये कहना कि माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्कुल कंप्लीट शटडाउन कर दिया, ये एब्सोल्युटली है, ये तो भारत की तरफ से हमेशा इसी तरह होता है। और ये पता नहीं भारत से जो है ना हम उसके अज़ाइम को भी अच्छी तरह पहचानते हैं और उसकी नीयत को भी बखूबी पहचानते हैं। जानना मैं आपसे ये चाह रही हूँ सर, जो हेड काउंट की बात हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है पूरी दुनिया ही उसके ज़ेरे असर आएगी, सिर्फ पाकिस्तान से इससे मुतासर नहीं होगा ना। जो हेड काउंट में कमी की बात की जा रही है।
एग्जैक्टली बिल्कुल यही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में जो उनको सबसे जो इशू आ रहा है ना वो ये है कि हमारा जो डिजिटल पेमेंट है ना पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम नहीं है, जैसे जी। पेपाल विनमो इस टाइप जो सिस्टम है अभी तक काम नहीं कर रहे, जबकि ये चीजें भारत के अंदर काम कर रही हैं। तो वहाँ पर दूसरा ये कि भारत जो है ना 1.2 बिलियन पीपल की इकोनॉमी है। पाकिस्तान के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट के जो टोटल स्टार्टअप थे वो 50 थे। मैंने अभी आपको पहले बताया कि 2023 के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू था वो $245 बिलियन था, जिसके अंदर 42% तकरीबन वो साला इसी तरह रिमोटली या जो उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर देखिएगा, वैसे पैसे हर एक पूरी दुनिया में इसी तरह जब वो रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे ये स्टेप वाइज होती है। तो ये ना सिर्फ इंडिया बल्कि जितने भी आप बाकी कंट्री यूरोपियन कंट्री देख लें, सब देख लें, वहाँ पर इसी तरह का ये स्टेप हुए। अभी यूरोपियन के अंदर वो सिस्टम करने लगे थे, लेकिन ये यूरोप ने पिछले 2020 के अंदर ने एक लॉ इंट्रोड्यूस कराया जिसको कहते हैं जनरल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पर हमारा सिस्टम, इसको यूरोप से हम शुरू नहीं करते, हम पहले ऐसे एरिया से शुरू करते हैं जहाँ पर हमें जो है ना मार्केट का वॉल्यूम कम है या हमारा इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, उस तरह की वो चीजें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से आपको यकीनन याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उसके हवाले से बहुत सी कंपनीज को लूप में लिया था और उनको हायर किया था। अब जबकि वो अपने ट्रेनिंग सेशंस को जो है वो आउटसोर्स करने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो एसएमईज हैं, आपको लगता है कि उनको फायदा होगा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरा ख्याल में ये देखें, दुनिया के अंदर जितने भी आजकल सर ट्रेनिंग प्रोग्राम या इस तरह की चीज़ है वो एब्सोल्युटली वो जब रिमोटली हैं तो यहाँ पर उनका कोई इस तरह इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसके अंदर। तो ये जो चीज़ें आ जाती हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको ऐसा लगता है ये नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो हमेशा स्टेबल रहती हैं और वापस अपनी असल शक्ल में आ जाती हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ये आपके उसी तरह कंटिन्यू रहेंगे और बाकी अभी जो है ना ये अपेरेंटली ऐसे लग रहा है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म इनको बेनिफिट होगा। अब डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि एआई का ज़माना है और जिस तरह से एआई को इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो दीगर हमारे शोबे हों, तो हम अपने सिस्टम में अपनी ग्रोथ के लिए इसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया इसकी तरफ देख रही है और उससे भरपूर फ़ायदा उठा रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है और ये मेरे ख्याल में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़ा सीरियस होकर एक रेगुलेटरी पॉलिसी भी बनानी चाहिए, साथ लोगों को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। और वाकई इसमें जो हमारे प्लानिंग मिनिस्ट्री है और ये इस तरह की जो आईटी मिनिस्ट्री है ये उसके ऊपर कुछ सीरियस काम भी कर रही हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसको सिर्फ ये समझा जाता है कि ये कहीं फॉर एग्जांपल आपके लिए हेल्प करती है, आपके ग्रोथ के लिए कोई काम नहीं आती, ग्रोमिंग के लिए काम नहीं आती। ये सिस्टम आपके जो काम है उसको असल में जो एफिशिएंसी बढ़ा देती है और इसके अलावा जो ह्यूमन एफर्ट होते हैं उसको रिड्यूस कर देती है। असल में ये नहीं है। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से समझना है तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसे फोरम बनाने चाहिए जहाँ पर खास तौर पे यूथ को यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके आप उनको सिखाएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप अपनी डेली लाइफ के अंदर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्टेप होता है, जो हमारे जो फाइनेंशियल आपके डिपार्टमेंट है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे बाकी इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज या बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ पर देखें अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसी तरह का सिस्टम इंटीग्रेट नहीं किया गया जो दुनिया भर में किया जाता है, क्योंकि ऐसे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, एलेबोरेट कीजिएगा। क्या वजह है कि हम एआई की तरफ उस तरह से नहीं जा पाए हैं? क्या हम इसको अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं या हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है? कहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लैग कर रहे हैं? ये इसकी सबसे जो बड़ी मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है वो ये है, जब पॉलिसी बनाती हैं उसमें जो गैप है ना वो एक पॉलिसी मेकर और टेक्निकल एक्सपर्टीज के दरमियान। जब आप एक कोई पॉलिसी बनाते हैं तो हमेशा याद रखें कि इसके अंदर आप एक जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग होते हैं आप उनको भी शामिल करें, क्योंकि वो सजेस्ट करते हैं कि जब आप ट्रेनिंग देंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं सिखाने के लिए, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब उनको टेक्निकल नॉलेज होते हैं बट दे डोंट नो कि इस टेक्निकल नॉलेज को एग्जीक्यूट कैसे करना है, और एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पॉलिसी मेकर बैठे होते हैं। तो जब आप पॉलिसी बनाती हैं तो ये जो बहुत बड़ा गैप है जो टेक्निकल और पॉलिसी मेकर के दरमियान, वो आप उसको कम करें। ये जब कम करेंगे तो पॉइंट आपने रेज किया। डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये सारी जो बातें हमने की हैं इसका लुबे-लुबाब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है वो एज इट इज अलाइन है। सही समझे हम? एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह होगी, और ये फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है जब उनका सिस्टम पूरा रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, क्लाउड बेस हो जाएगा, और इसके अलावा क्योंकि वो पार्टनरशिप बेस कर रहे हैं इस तरह, तो ये सारे फंक्शन सारी एक्टिविटी फिर से ये रिस्टोर हो जाएंगे। ये फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है।
تو یہ آپ کیونکہ انڈیا نے جس طرح پروپیگنڈا کیا ہے اور مائکروسافٹ نے، کہ یہاں سے کسی نے کاؤنٹر نہیں کیا، مائکروسافٹ نے خود اس کو کاؤنٹر کر دیا. تو آپ یہ دیکھیے کیا ہو سکتا ہے، آپ کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کی جو والیوم ہے یہ انکریز ہو جائے گا، اس کی گروتھ زیادہ ہو جائے گی. سو یہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہے آپ اس کے لیے وہ، کیونکہ جب ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں. کبھی سسٹم کو مینٹیننس کی وجہ سے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی سروس آپ کو روکنی پڑ جاتی ہے. جب آپ کا ایک سسٹم پورا کمپلیٹلی ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں نا فار ایگزامپل آپ کا بینک سسٹم ہے، وہ کہتے ہیں اے ٹی ایم کو مینٹیننس کر رہے ہیں تو سروس اویلیبل نہیں ہوگی، اور یہی چیز آپ کا مائکروسافٹ ہے. اب اتنی بڑی کمپنی ہے، جب وہ ایک ریسٹرکچرنگ کر رہی ہے تو وہ سروس فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم تو آپ کے لیے ان اویلیبل ہوگی، لیکن اس کو یہ کہنا شٹ ڈاؤن کر دیں گے یہ واپس یہ رانگ ہے. اس کے لیے مائکروسافٹ از اے مارکیٹ اورینٹیڈ، اور اس کے لیے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پاکستانی جو ٹیلنٹ ہے آئی ٹی کے اندر وہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے. وہ آپ کے تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا شارٹ پیریڈ کے لیے کوئی اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا پاکستان کے اوپر اس کے اندر ہوتا ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر باقر ملک صاحب، آپ نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہم سے ڈسکس کیا ہے کہ مائکروسافٹ جو اپنا کام کر رہا ہے پاکستان میں وہ ایز اٹ از جاری رہے گا، لیکن جو ان کی آپریشنل ماڈل میں چینجز ہیں وہ یقیناً ان کی ثوابدید ہیں، وہ اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کو پورا اختیار حاصل ہے. نادر قبول صاحب بسٹس اسٹوڈیو میں موجود ہے. نادر قبول صاحب، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ تو ہم نے ایک بات کی کہ اس شعبے کو بھارت جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اوور آل دیکھیں تو ابھی تک اس کو اپنی ہزیمت اور سب کی ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر روز ایک نیا محاذ بھارت کی جانب سے کھل جاتا ہے، جبکہ پوری دنیا اب اس موقف پر آ چکی ہے کہ بھارت جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا رہا ہے اور اب بھی لے رہا ہے. جی بالکل، آپ صحیح فرما رہی ہے. اصل میں کافی سالوں سے جو مس انفارمیشن سیل چلا رہے تھے اور پروپیگنڈا کر رہے تھے پاکستان کے خلاف، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا جو ایک پورا ریجن ہے، گلوبل ساؤتھ جس کو کہتے ہیں، تو اس کو یہ شاید انڈیا لیڈ کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کو آئسولیشن میں دھکیل دے گا. قبول صاحب جی بالکل، ایبسلیوٹلی. تو اللہ کا شکر ہے جو مئی کے مہینے میں بنیان المرصوص جو ایک کامیاب آپریشن ہماری پاک افواج نے، فضائیہ نے مودی کی جو یہ اس طرح کے عزائم تھے اس کو ہمیشہ کے لیے دفنا دیے. تو یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی، اور اس کے باوجود کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے، اس کی ڈپلومیٹک کامیابی اپنی مثال آپ ہیں. تو اب یہ بالکل بھوکلاٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اور جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ اپنی انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس، اپنے ووٹ بینک کو کسی نہ کسی طرح برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے خلاف یہ جھوٹی من گھڑت مس انفارمیشن مزید پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے جو عزائم ہیں اس کو پاکستان جو ہے بہت سکسیسفلی، جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جب گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر آئے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا تھا ان کے عزائم کو. اور انشاءاللہ آنے والے جتنے بھی محاذ یہ کھولیں گے، ہم ہر محاذ پہ ان کو دوبارہ سے شکست دیں گے. پاکستان جو ہے اب آئسولیشن میں نہیں رہا. ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل گلوبل پارٹنرز ہیں وہ ہماری طرح ہمارے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کا جو ایک ویژن قائد اعظم نے بنایا تھا کہ ایک فلاحی اسٹیٹ بہبود جس کے اندر سکسیسفل ایک نیشن ابھر کے نکلے گا اس ریجن کا، تو وہ انشاءاللہ ہم ریلائز کرنے جا رہے ہیں. اچھا نادر صاحب، آپ نے ابھی بات کی آئسولیشن کی، تو آئسولیشن کی اگر ہم بات کریں وہ ایک طرف، لیکن ان کے اپنے اندر بھی جو باشعور لوگ ہیں جو سچ کا ساتھ دینا جانتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مودی سرکار کے ہوتے ہوئے بھارت اس سے پہلے کبھی اتنی آئسولیشن میں نہیں تھا، اور وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بھارت ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے، جبکہ وقت نے ثابت کیا، حالات و واقعات نے ثابت کیا، اور پھر بنیان المرصوص نے اس پر مہر ثبت کر دی کہ بھارت ہی آئسولیشن کا شکار ہے. تو وہ اس سے خود بھی خائف ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس طرح کی جو یہ ناکام کوششیں یہ کرتے رہتے ہیں، اس سے ان کو کچھ حاصل ہو جائے گا، یا اپنی انٹرنل آڈینس کو مطمئن کر پائیں گے، یا اپنا جو مردہ بیانیہ ہے اس میں کوئی تھوڑی بہت جان ڈال سکیں گے اس طرح کی حرکتوں سے؟ نہیں، اس کو بولتے ہیں لاسٹ ڈچ ایفرٹ. حالانکہ یہ اپنی طرف سے مودی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا ووٹ بینک برقرار رکھیں، بٹ یہ اپنا ووٹ بینک انڈیا کے اندر بھی کھو چکے ہیں، کیونکہ انڈین جو عوام ہے ان کے سامنے بھی ان کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے. وہاں کے جو سیلیبریٹیز ہیں، جو میڈیا پرسنالٹیز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں اور عام عوام، وہ تک سمجھ گئی ہے کہ مودی جو ہے اس کے اپنے ذاتی عزائم ہیں، جس کی وجہ سے وہ انڈیا کو انٹرنیشنلی امبیرس بھی کر چکا ہے اور مزید اکنامکلی بھی ہرٹ کر رہا ہے. ابھی جب ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی پاکستان اور انڈیا کی بات کرتے ہیں، اسپیسیفکلی پاکستان کی، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انکریز ٹریڈ
चाहते हैं। तो सबसे बड़ा धचका इनको यही है, क्योंकि इनको लग रहा था कि इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा, बट अब दुनिया बदल रही है। अब लोग जो हैं वो ज़ाती बैटल्स में नहीं आते, कंट्रीज ज़ाती बैटल्स में नहीं आती, और हर कोई देखता है कि अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है। तो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है, जो माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी समिट हुआ था, ये सब चीज़ें दिखा रही है कि पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस, और इंशाल्लाह ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका भरपूर हिस्सा लेगा। अच्छा, एक और चीज़ नादिर कबूल साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ये एक अच्छी बात भी है, इसको शायद आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि भारत के अपने अंदर भी जो अब भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोल रहा है या जो झूठ फैलाया जा रहा है, उसका काउंटर नैरेटिव भी वहीं से आ जाता है। जैसे कि अभी इसकी हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो मैं देख रही थी बहुत से जो बाशऊर लोग हैं वो उस पर ये बात कर रहे थे कि ये झूठ है और इस पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो आपको लगता है कि भारत के अपने अंदर से जो उठने वाली आवाज़ें हैं वो भी मोदी के लिए एक चैलेंज है? जी एब्सोल्युटली, और मोदी को असल में यही चीज़ हज़म नहीं हो रही, और इसी वजह से वो हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें गोदी मीडिया का वो मदद दरकार कर रहा है कि किसी न किसी तरह अपना जो उनका इमेज एक लॉस्ट हुआ है पिछले चंद कई महीनों में, तो उसको किसी तरह रिकवर करे। बट मुझे पूरी तरह से यकीन है कि अभी इंटरनेशनली जिस तरह से ये एक्सपोज हो चुका है, अब इसके लिए रिकवर करना बहुत मुश्किल है, होगा, और पाकिस्तान का एक गोल्डन एरा इंशाल्लाह आ रहा है। इंशाल्लाह। नईम साहब, सर मैं इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगी। भारत एक इंटरनेशनल लायर के तौर पे दुनिया के सरफेस में आया है, और इंटरनेशनल सफेयर में जितनी पज़िराई पाकिस्तान के हिस्से में आई है अल्हम्दुलिल्लाह शायद इससे पहले हमने नहीं देखी। पाकिस्तान को एक नए जाविये से, एक नए एंगल से देखा जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो रॉ के ज़ेर असर जो अकाउंट्स हैं या मुसाद के ज़ेर असर, वो मुसलसल काविश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह से डीफेम किया जाए, डीमोरलाइज किया जाए। आपको लगता है कि अब जबकि पाकिस्तान ने एक मोमेंटम पकड़ा है और पाकिस्तान जो है वो, भारत इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है, पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया हमें खड़ी नजर आती है, तो वो अपने इन मजमूम इरादों में कामयाब हो पाएगा किसी भी तौर? बात वही है अलिया के इन अमल बिनियाद, अब जिस नीयत से वो चले थे हमारी तरफ, अब जंग की मिसाल से हम शुरू हों तो इससे पहले तो आपको पता है जो कुछ होता रहा है, लेकिन इस जंग में उन्होंने एक तो मीडिया के थ्रू जो इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया, फिर जिस तरह उन्होंने हम पे वार किया और जो उनको जवाब मिला, तो दुनिया के एक बहुत बड़ा मैसेज था। नबील भाई ने बड़ी चीजें अच्छी बताई कि ये बिल्कुल वो आइसोलेट होकर रह गया है। वो आइसोलेट हमें करने के चक्कर में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो आइसोलेट हो गए पूरी दुनिया में हर लिहाज से। ये नहीं है कि किसी एक महाज के ऊपर हुए हैं, वो माशी तौर पर भी आइसोलेट हो जाएंगे अदर, क्योंकि चाइना भी देख रहा है और अमेरिका भी देख रहा है कि उनके जो अज़ाइम है वो क्या थे, किस तरह उन्होंने ईरान के अंदर बैठ के भी जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। और हमारे पास तो सबूत है, हमेशा हमने सबूत के साथ बात की, लेकिन उन्होंने हमेशा जो झूठ के साथ बात की और मीडिया के थ्रू उन्होंने जो है ना प्रोपेगेंडे बनाए। मैं खुद अब इसका एक विक्टिम रह चुका हूँ, झूठी कॉल्स मुझे भी आती रही, और मैंने पहले भी प्रोग्राम में इस तरह बताया था कि ये मेरे साथ हुआ कि उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान के ऊपर बात करें और एंटी पाकिस्तान स्टेट जो है ना वो आप बात करें। तो वो बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, ये अटेम्प्ट कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी सोशल मीडिया के थ्रू भरपूर अटेम्प्ट्स कर रहे हैं वो हमारे लोगों को बदलाने की और एंटी पाकिस्तान स्टेट जो है ना उनसे बातें करवाने की, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान डिफरेंट स्टेज पे जा चुका है। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जो अब की बार जो आईटी सेक्टर को निशाना बनाने की ये जो मजमूम उसकी कोशिश है, इसके पीछे आप क्या वजूहात देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान आईटी के मैदान में अपनी मनाजिल को बड़ी तेज़ी के साथ तय कर रहा है, वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी है, फिर जो हमारी वज़ीर बराए आईटी शज़ा फातिमा साहिबा हैं वो बहुत एक्टिव और बड़ी फोकस्ड हैं, तो क्या ये चीज़ें हजम नहीं हो रही भारत को? देखिए बात ये ना कि सबसे पहले तो जो हमारा पोटेंशियल है ना, यूथ का जो पोटेंशियल है, जो आईटी का पोटेंशियल है ना, वो दुनिया के सामने पहले से था, लेकिन वो हिडन था, अब वो सामने आ गया। देखिए हम अगर 10 बिलियन की बात कर रहे हैं इस साल टारगेट कर रहे हैं सिर्फ आईटी सेक्टर से, तो एक बहुत बड़ा टारगेट होगा। $10 बिलियन को हम टारगेट लेके चलते हैं। मैं समझता हूँ कि अचीव करना मुश्किल नहीं है, हम 50 बिलियन पे भी जा सकते हैं एक वक्त में, लेकिन बात यह है कि उसको ये चीज़ हजम नहीं होगी। पाकिस्तान की तरक्की किसी तुरंत में उनको जो है ना हजम नहीं होगी। हमारा सबसे बड़ा एनिमी वही यहाँ पे बैठा हुआ है और वो ये चाहता है कि हमारे किसी भी तरह के ऊपर माशी तौर के ऊपर हम स्टेबल ना हो। देखिए पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क के अंदर हमेशा से चलाते रहे, ये पहली दफ़ा हुआ। हमारी हिस्ट्री के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि आपके पास मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारे एक पेज के ऊपर हैं और सिर्फ उनका जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को तरक्की के ऊपर लेके जाएं। और ये कैसे हजम हो सकता है इंडिया, तो इसके लिए वो पूरी कोशिशें करता रहेगा लेकिन नाकाम होगा। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वाला डॉक्टर साहब ने पूरी तफसील के साथ टेक्निकल चीज़ें भी बताई मैटी के बंदों ने, लेकिन ये कि उन्होंने जो चीज़ बताई वाकई ये हुआ, लेकिन उसको इनको काउंटर किसने किया? उन्होंने खुद ही किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया कि ये झूठ के बना के ऊपर है। अपग्रेड होती है सिस्टम में, एक
इंटरप्शन आती है बीच में कुछ घंटों की, कुछ दिनों की, लेकिन सारी चीज़ ऐसा नहीं होता कि पूरा एक 25 करोड़ के मुल्क को जो है ना वो आइसोलेट करते हैं और उससे माइक्रोसॉफ्ट को वहाँ से हटा दीजिए, ऐसा होता नहीं है। कभी ऐसी मिसाल कभी भी नहीं हुई। ये प्रोपेगेंडे हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसका कोई जो है ना इनको फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। लेकिन नईम साहब, जो मोदी सरकार है और जो उनके जेर असर पलने वाला मीडिया है, आपको लगता है ये मोदी सरकार जो है वो अपनी सिर्फ सियासी साख बचाने के लिए हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा शोषा छोड़ने की कोशिश करता है उनका मीडिया, कि जिससे ये लगे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई मसला हो गया है, जबकि हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है, तो इस तरह उनकी सियासत बच जाएगी? देखिए, बुखलाहट का शिकार जब दुश्मन होता है, बुखलाहट इसी को कहते हैं। ये चीज आपको प्रूव करती है, जब बुखलाहट में चला जाता है और जो परेशान होता है, जब आइसोलेट हो गया, वो जो उसने प्लान हमारे लिए किया, जो उसने गड्ढा हमारे लिए खोदा, उसी में खुद वो गिर गया। बात यह है कि वो कैसे बाज आएगा, वो करता रहेगा। एक उनका जो एक जो इवल मेंटालिटी उनकी है, उससे वो हट नहीं सकते। और आप देखिएगा कि उनके अपने भारत के अंदर से उनके अगेंस्ट जो है लोग उठेंगे। पहले भी आपको पता है किस तरह उन्होंने कश्मीर के अंदर मजलूम आवाम को दबाया हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वहाँ पे कौमें आबाद हैं जिनको वो दबा रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये उनके लिए बहुत बड़ी एक नाकामी बनेगी। उनकी अपनी वहाँ से उनके लिए ना बगावत हो जाएगी अपने मुल्क से, और उनका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। बिल्कुल ठीक। नादिर साहब, ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है कि भारत जो है वो अपने ज़ख्म चाट रहा है, बड़ी तकलीफ़ में है इस वक्त, इतनी बड़ी नाकामी और इतनी बड़ी हजीमत के बाद वो इस तरह की कार्रवाई करेगा। और रॉ के ज़ेर असर जो उसके चल रहे हैं अकाउंट्स, वो भी हमें समझ में आती है। लेकिन बड़े दुख की बात, बड़ी अजियत की बात तब मुझे महसूस होती है जब हमारे अपने अंदर से कुछ मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो उनके हैंड्स एंड ग्लव्स के तौर पे हमें नज़र आते हैं और उन्हीं के बयानिए को हमें आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। तो ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम ये नहीं होना चाहिए एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि मुल्क माशाल्लाह से तरक्की के रास्ते पे गामजन है और हमारी सब मुतय्यन हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। स्पेशली ये जो मई के महीने में जो हमारा कन्फ्रंटेशन हुआ था, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा इस तरह के अनासर विद इन द कंट्री डोमेस्टिकली पाए जाते थे जो अपने मफाद के लिए पाकिस्तान के मफाद को भी हाईजैक करने को तैयार थे। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, हमें कामयाब किया। तो उसके बाद उनको जो डोमेस्टिक जो हमारे कुछ गुमराह भाई और बहन हैं, उनको भी थोड़ा सा शायद समझ में आ गया है कि पाकिस्तान है तो फिर हम सब है। अगर पाकिस्तान की बका को आप ख़ुद हाईजैक करेंगे, दुश्मन को मौका देंगे कि आपके मुल्क के अंदर घुसे और आपको नुकसान पहुंचाए, तो इसमें फिर आपका अपना भी नुकसान है। कहते हैं ना कि यू कैन नॉट कट योर नोज़ टू स्पाइट योर फेस, तो ये वही वाली मिसाल है। और अब ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है वो समझ गई है कि पाकिस्तान की अना और वक़ार पे कोई आंच नहीं आने देना चाहिए। और इस तरह के जो अनासर हैं भी डोमेस्टिकली, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो या किसी और गैर पॉलिटिकल पार्टी से भी हो, ये तमाम इंडिविजुअल्स को अब कोई स्पेस नहीं मिलेगा पाकिस्तान के अंदर से कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई बयानिया करे। और मैं तो गुजारिश भी करूँगा गवर्नमेंट से कि इस तरह के अगर स्पेशली कोई मुहिम चलाई जाती है फ्रॉम विद इन द कंट्री तो उस पर सख्ती से क्रैक डाउन किया जाए, और पूरी जो पाकिस्तान की आवाम है वो फिर हुकूमत का इस मकसद में साथ भी देगी। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान है तो हमें। बिल्कुल ठीक, ऐसे लोगों को हमें जो है वो पहचानने की ज़रूरत है। नईम साहब, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर की बात कर रहे हैं जो दुश्मन के हाथों पे पल रहे हैं और उनके बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि इज़ इट हाई टाइम कि हम इन लोगों को आइसोलेट करें, अपनी सफ़ों से निकाल बाहर करें? किया भी जा रहा है, उन लोगों को पॉइंट आउट किया जा रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाते हैं पाकिस्तान में बैठकर, और कुछ अनासिर बाहर। तो इन लोगों को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है ताकि सच और झूठ भी सामने आ सके और पता चल सके कि कौन कितना पैट्रियट है। बस देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जो अवेयरनेस की जो कमी है ना, हमेशा से पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी रही है। इसी बना के ऊपर जो है ना हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर एक स्ट्रक्चर जो है ना कायम नहीं हो सका। अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल ऐसा है, और ये पॉलिटिकल पार्टी की हद तक भी पर्सनल लेवल पे भी चल रही है। लेकिन एक स्पेसिफिक एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो ये एक पूरा उसका एक पूरा पोर्टफोलियो है ना, एक पूरा उनका एक एम है, उस बना के चल रहे हैं कि कोई भी नैरेटिव आएगा गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने उसको काउंटर करना है। उसको पॉजिटिव नहीं लेते हैं, किसी भी मूव को पॉजिटिव नहीं लिया जाता है। किसी इवन इस जंग के ऊपर हमारी जो इंडिया के साथ चली है, भारत से चली है, जिसको हमने जीता, उसके अंदर भी उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली हैं कि आपको भी पता है मीडिया के अंदर है। लेकिन मैं समझता हूँ उसको पॉइंट आउट करना और उनको करेक्ट करना। देखिए, पाकिस्तानी हैं यहीं के लोग, उनको करेक्ट करना ठीक है। अगर उनकी कोई सजा हमारी किसी उसके अंदर बनती है, साइबर क्राइम के अंदर बनती है, उनको वो भी दी जाए।
लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको ये चीज़ें हमें अवेयरनेस के अंदर लानी पड़ेगी, हमें दुनिया को बताना पड़ेगा। ISPR भी बहुत बेहतर तौर के ऊपर परफॉर्म कर रही है, बहुत बेहतर तौर के ऊपर चीज़ों को सामने लेके आ रही है। हमारे मीडिया, स्पेशली हमारा जो ये मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और एक पॉजिटिव नैरेटिव को इमेज सामने आ रहे हैं। देखिए आज प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं, हम किस तरफ जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना हमेशा ये उनको पीछे खींचा जाता है। मैं समझता हूँ थोड़े से लोग उसमें रह गए हैं, काफी तौर के ऊपर उसको कंट्रोल किया जा चुका है अभी तक, और लेकिन जो भी चीजें रह गई हैं हमें पब्लिकली, हम इन चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मजीद हमें लोगों को अवेयरनेस लानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि जो लोग जो अभी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ झूठ के ऊपर मबनी है। हमें इस टाइम पाकिस्तान को देखना है, हमें पाकिस्तान के अलावा किसी चीज़ को नहीं देखना, हम अपने पोटेंशियल को देखना है, हमने अपनी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, यहाँ पे इंडस्ट्री को बेहतर करना है, एक्सपोर्ट को अपने बढ़ाना है। हम एक ट्रैक पे आए, हम इस ट्रैक से जो है ना, मैं बड़ी मुझे दुख होता है कि हम 2013 में भी इसी तरह एक परफॉर्मेंस लेके आए, मियां नवाशी सब लेके, आपको पता है हम कहाँ पे जाना चाहते थे और कहाँ तक पहुंचे। उसके बाद फिर वही हुआ कि डी ट्रैक कर दिया गया, इंस्टेबिलिटी लाई गई पॉलिटिकली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकली सारी पार्टी स्टेबल हैं, बस पार्टी के साथ हमारे बिल्कुल शाना बशाना चल रही है। इसके अलावा MQM में जितनी भी मेजर पार्टीज हैं, इवन JUI है, नेशनल इंटरेस्ट के जितने भी हमारे प्लान्स होते हैं सबके साथ मशावरत के साथ चला जाता है, आपको पता है। इसके बाद बैकअप के ऊपर अभी बिलावल भुट्टो साहब गए हुए थे, आपको पता है, मरसूस के बाद जी तो पूरी बिल्कुल। दुनिया को एक मैसेज दे दिया है और उसके अंदर उनके सारी पार्टीज के जो कैदी हैं उनके साथ शामिल हैं। वो एक फॉलो बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है हमने सिफारती महाज पे बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत। बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि सम का तयन हो चुका है, हमें अपने दोस्त दुश्मन की बड़ी अच्छी सी पहचान भी हो चुकी है। इंशाल्लाह पॉलिसीज़ का तसलसल भी हम देखेंगे और अपनी तरक्की को भी हम ज़रूर होता देखेंगे। नातिक कबूल साहब, आज के जवान से हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? IT का दौर है, AI का दौर है, जिस तरह से पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है, चाहे वो नैरेटिव बिल्डिंग में हो, चाहे बयानिया किसी और भी एंगल में बनाना हो, किसी भी शोबे में अपने आप को अपने प्रोजेक्ट करना हो, उसको बेहतर बनाने के लिए अपने नौजवानों को किस तरह से हम इस पूरे सिस्टम में शामिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा मेरी नज़र में वो हमारी यूथ पोटेंशियल ही है। ज़ाहिर सी बात है, जिस मुल्क की तकरीबन 70% आबादी बिलो द एज ऑफ 35 हो, तो उनको अगर सही तरह से हम एम्पावर करें, उनको इस्तेमाल करें, उनसे फ़ायदा उठाएँ, मुल्क उससे फ़ायदा उठाए, तो फिर वो मुल्क कभी भी शिकस्त हासिल नहीं करेगा किसी भी दुश्मन के सामने। और जिस तरह आपने सही कहा है, अभी इस वक्त AI और टेक्नोलॉजी का दौर है और यूथ जो है सबसे ज़्यादा वेल वर्स्ड है AI में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया में। तो इनको हमने एक अच्छी सिमत दिखानी है इनको, और ये ख़ुद अपने आप को ख़ुद प्रूव करेंगे, अपना मेटल ख़ुद प्रूव करेंगे। तो इनके लिए गवर्नमेंट लेवल पे कोई इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए कि बेशक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फार्म्स बनाएं, आप इनको इक्विपमेंट मुयसर करें इनको, ताकि ये, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज की किल्लत यूथ को स्पेशली फेस करनी पड़ती है, बट अगर आप इनको प्रॉपर रिसोर्सेज देंगे तो अपने टैलेंट को ये सही इस्तेमाल करेंगे। और इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी मोस्टली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI पे मुश्तमिल है। तो इनको अगर आप इस तरह के फाइनेंशियल एक्सेस देंगे, जैसे पेपैल की बातें होती हैं और सुनने में भी आ रहा है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि फ्रीलांसर्स को स्पेशली पेपैल यूज़ करने की इजाज़त दी जाए। बड़ा कमाल कर रहे हैं हमारे फ्रीलांसर्स और बहुत अच्छा आगे इसको लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। नईम साहब से भी मैं ज़रा उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लूँ। नईम साहब, हमारे जवान जो हैं वो 60 से 65% के करीब है और बड़े खुश नसीब हैं हम उन ममालिक में शामिल हैं जिसमें इतनी बड़ी तादाद नौजवानों की है। वज़ीर आज़म हमेशा नौजवानों की बात करते हैं, उनको कौमी धारे में शामिल करने की बात करते हैं। नौजवानों ने अपने आप को मनवाया, अगर आप मुझसे एग्री करें, पहलगाम वाक़ये के बाद जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर मुहाज संभाला है, सियासी क़यादत ने भी सराहा और हमारी अस्करी क़यादत ने, DG ISPR ने बारहा नौजवानों की तारीफ़ की और उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो इतने बासलाहियत नौजवान हैं सर, हम इनको किस तरह से अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए, पाकिस्तान का नैरेटिव बनाने के लिए, पाकिस्तान की इज्जत वकार में इजाफे के लिए? देखिए, मादे के इतना बड़ा पोटेंशियल है हमारे पास। अब इसमें इंगेज करने के लिए सबसे बड़ा तो एक तो प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, आपको पता है उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल उसके अंदर प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। उसके अंदर एग्रीकल्चर को भी लिंक किया गया है, उसके अंदर इंडस्ट्री को भी किया गया, उनके बिजनेस को भी किया गया, उनके स्टूडेंट लोन्स भी है, उसके अंदर हायर एजुकेशन लोन्स भी हैं। तो उसके अंदर ये उसको नैरो डाउन करके ये यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। मेरी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी राना मशहूद साहब से, तो पूरी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसको कहाँ तक लेके हमने जाना है। लेकिन जब वो इंगेज हो जाएंगे, जब उनको एक माहौल मिलेगा, एक एनवायरनमेंट मिलेगी, बात एनवायरनमेंट की होती है। जब आपके घर का माहौल अच्छा होता है, आप चलते हैं तो आपको घर से सुकून होता है, तो आप डेवलप भी चीज़ें कर सकते हैं। अभी बलूचिस्तान की मैं अगर बात करता हूँ तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल वहाँ पे मौजूद है।
लेकिन बात वही है कि वो बेचारे कहीं पे एंगेज नहीं हो सकते, इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं है हमारे पास। वहाँ पे हमारे पास बॉर्डर मार्केट्स के तरह हम एंगेज करना चाहते थे, लेकिन वो हम नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस यूथ को जो है ना प्रॉपरली कुछ प्रोग्राम के थ्रू, जैसे एआई की हम बात कर रहे थे, भाई ने भी बात की, डॉक्टर साहब ने बात की, एआई में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमें सिर्फ ये कि थोड़े से रिसर्च सेंटर बनाने पड़ेंगे हमें यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर जाके, क्योंकि वही हमारी बेस होती है। लड़के हमारे जितनी भी यूथ है वहीं से पास आउट होकर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर एक तो रिसर्च सेंटर बनानी चाहिए, थिंक टैंक्स बनानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए कि एआई को पॉजिटिवली हमने कैसे यूज करना है। देखिए हम टेक्नोलॉजी जरूर ले आते हैं, हमारे मुल्क में आती मोबाइल हर बंदे के हाथ में है, जो जो गली में आपके लिए चौराहा है उसके पास भी मोबाइल है, लेकिन बात यह कि यूटिलाइजेशन क्या है। यूटिलाइजेशन को पॉजिटिव मैनर में लाने के लिए, स्पेशली यूथ की पोटेंशियल को पॉजिटिव मैनर में यूटिलाइज करने के लिए और आउटकम लेने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें रिसर्च सेंटर बनाने पड़ेंगे, हमें थिंक टैंक बनाने पड़ेंगे, एआई को हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। हमारी पोटेंशियल बहुत है हमारे पास, दुनिया ने माना है। हमारी पूरी दुनिया के अंदर आईटी सॉफ्टवेयर यहीं से बन के जाते हैं, जितने भी आईटी सिस्टम बनते हैं यहीं पे लोग बनाते हैं और सबसे सस्ते बनते हैं हमारे पास। हमारा दुश्मन खाइफ है, वो इस बात की एक दलील है कि हमारी दुरुस्त भी बिल्कुल सम पे बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे जो इकदामात हैं वो उसके दिल पर काफ़ी भारी गुजर रहे हैं। नादिर कबूल साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसी से जुड़ी भी आपसे जानना चाहूँगी, अब जबकि एक मोमेंटम है, एक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह एक काफ़ी बावकार मुकाम हासिल कर चुका है, तो उसमें आप समझते हैं कि जो पॉलिटिकली भी चीज़ों को स्टेबल होने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अब हर चीज़ हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंस में ली जा रही है, पाकिस्तान के नैरेटिव की भी धूम है, तो उस सिलसिले में तमाम तर बेचैनियों का खात्मा ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारा सारा फोकस जो है वो माशी तरक्की पर है। जी बिल्कुल, और माशी तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक पॉलिटिकल आप समझें कि कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी के अलावा कंटिन्यूटी पता होना चाहिए कि एक सिमत अगर मुल्क ने ज़ेर इख्तियार कर लिया है तो फिर उस सिमत पे कायम रहेगा, और पॉलिटिकल आपस की जो टांगे खींचना या आपस के जो इंडिविजुअल एजेंडाज़ होते हैं उसको इस्तेमाल करके मुल्क की जो इकोनॉमिक और ग्लोबल इंटरेस्ट है उसको हाईजैक नहीं होने देगी। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है जो नज़र आ रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ चुकी है। स्पेशली जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो टीम एफर्ट थी उसमें आप देखें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि दीगर पार्टीज़ के अरकान भी, नून लीग के भी मेंबर्स थे, एमक्यूएम के भी मेंबर्स थे, सबका सफ़ीर भी थे। तो उससे यही नज़र आ रहा है कि इट हैज़ टू बी अ जॉइंट टीम एफर्ट। हम सब एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी है, और जब दुनिया के सामने हम हाजिर हों तो यही दिखाना चाहिए कि हम एक हैं, आपस के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं वो इंटरनली इसको एक चीज़ हमने देखी कि हमें अमन व अमान के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन जो हमारी फोर्सेस हैं जिस तरह से उन्होंने मुल्क में अमन व अमान को कायम रखा, मुहर्रमुल हराम का ये मुकद्दस महीना है, इन अयाम में भी उनकी भरपूर कोशिश के जलसे जुलूस को जो है वो उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो, और वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत कि किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मॉनिटर किया जा रहा है हर लिहाज से, हर तरह से। इन इक़दामात को आप कैसे देखते हैं? अमन की जानिब तमाम तर एफर्ट्स लगाई हुई हैं हुकूमत ने और हमारे मुतल्लिका इदारों ने। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, अल्लाह का शुक्र है इस वक्त पाकिस्तान ने तकरीबन दहशत गर्दी का इंटरनली ख़ात्मा कर लिया है। वही बड़े शहर हमारे, चाहे आप कराची ले लें या कोयटा ले लें, अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे अभी अमन एक बड़ी हद तक हमने हासिल कर चुके हैं। और अभी क्योंकि आपको पता है आशूरा के दिन आ चुके हैं, इसमें भी बहुत बड़ा एक थ्रेट होता है कि हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं वो हमारे अहले शिया भाई को टारगेट करके ये तासुर दें दुनिया में कि यहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस है या अभी भी दुश्मन फ़ायदा उठाता है ना ऐसे मौक़ों पर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी तरह प्रोफेशनली अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर अमन बहाल करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है अब तो इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी आते हैं, क्रिकेट टीम्स भी आती हैं, स्पोर्ट्स भी रिस्टोर हो चुका है, मीडिया भी एक हद तक इंटरनेशनल, हमारे पास सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आते हैं, इंटरनेशनल फिल्म स्टार्स हमारे ब्रादराना मुल्क से। तो सब का रिव्यू यही है कि पाकिस्तान अब 2000 का पाकिस्तान नहीं रहा, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह परसेप्शन काफ़ी चेंज हो चुकी है ना। बिल्कुल आपने सही फरमाया। नईम साहब, मैं आपसे इख्तिसार के साथ ही जानना चाहूँगी, हम देख रहे हैं कि जब इस तरह के दिन आते हैं मुहर्रमुल हराम के ख़ास तौर पर, तो दुश्मन की ये साजिश और ये काविश होती है कि किसी तरह से अमन को सबोताज किया जाए, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिस तरह से वो अलर्ट हैं, हमारे इंतज़ामी इदारे जिस तरह से अलर्ट हैं, हमारी अस्करी क़यादत हो या हमारी जो सियासी क़यादत हो वो जिस तरह से अलर्ट है, सर आप समझते हैं कि जितने भी इक़दाम अब तक लिए
किए गए हैं वो काबिल तारीफ हैं और काबिल सताइश भी हैं, ताकि पुरअमन तरीके से इन दिनों को गुजारा जा सके। बहुत बड़ा थ्रेट होता था, स्पेशली जो 9वीं 10वीं मुहर्रम पूरे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली फिर इसके अंदर कराची के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर, जहाँ पे हमारे अहले तीसरी भाई जो है वो ज़्यादा है मांडवी के, उसमें वहाँ पे हमेशा से वहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं, वहाँ पे हादसे होते रहे हैं। लास्ट ईयर इक्का दुक्का हादसा हुआ सिर्फ कोयटा के अंदर, मुझे याद है कोयटा के नज़दीक एक शहर में हुआ था, लेकिन ओवरऑल में अगर हम देखा जाए तो 90% चीज़ों को कंट्रोल किया था, क्योंकि ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे लोग यहाँ पे बैठ के कि यहाँ पे जो है रिलीजियस जो है ना कन्फ्लिक्ट है, और इन्हीं दिनों के ऊपर उसको वो यूज करते थे। ये नहीं होता था कि यहाँ से कोई लोग कर रहे होते थे, लेकिन करने वाले वही लोग, वही इंडिया था, वही भारत था, उन्हीं के एजेंट्स थे और वही इसको मैनेज करते थे। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी आपको पता है इन पिछले चंद सालों के अंदर, और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, जितने भी मरहम हराम के प्रोग्राम हो रहे हैं, वो बड़े ही पीसफुली लोग जो है ना उसको जितनी मैनेज भी कर रहे हैं। कुर्बानियाँ दी जा चुकी हैं अमन की खातिर और मुल्क की सलामती की खातिर, हम उन तमाम लोगों को अकीदत की नज़र से देखते हैं और सलाम पेश करते हैं। उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो हम उनके मकरूज़ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नादिर कबूल साहब सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि मुल्क का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए जितनी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है उससे कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदारी आवाम की है, और हर उस शख्स की है जो अपने आप को मुहिब वतन समझता है और वो जो समझता है कि उसकी मौजूदगी इस मुल्क के लिए किसी तरह भी काम आ सके। तो हम सब का फ़र्ज़ यही बनता है कि मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार की जहाँ बात हो वहाँ हम कुछ ना देखें और सबसे मुक़द्दम इसी चीज़ को रखें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।